8-20 पे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंटल थ्योरी, जिसको दिया है सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। ये थ्योरी जो है आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके साइकोलॉजी की एक बेसिक थ्योरी है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी है, जो पर्सनैलिटी के Sigmund Freud psychoanalytic theory of personality argues that human behavior is a result of interaction among three components। मतलब सिगमंड फ्राइड ने एक ऐसी थ्योरी दी है पर्सनैलिटी में, जिन्होंने वो बोलते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो इन 3 कंपोनेंट्स से काम करता है। तो कौन कौन से वो 3 कंपोनेंट है? ईड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। तो उनका कहना है कि ये तीनों कंपोनेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट से या इन तीनों कंपोनेंट्स के हमारे माइंड पे इफेक्ट से ही हमारे बिहेवियर का हम निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इनकी जो ईड, ईगो और सुपर ईगो है ये होती क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको डिजायर्स को समझना पड़ेगा, मतलब इच्छाएं, ठीक है। तो ईड क्या होती है? ईड को हम समझ सकते हैं, ईड सबसे बेसिक हमारे इन तीनों में से होती है, ठीक है। ये होती है फिजिकल नीड और अर्ज पे बेस, मतलब फिजिकल प्लेजर और जो भी, जैसे हम इसका एक एग्जांपल देंगे। एक बच्चा है, उसकी मम्मी के साथ खड़ा हुआ है और उसके बगल में एक और बच्चा है, वो आइसक्रीम खा रहा है। तो ईड वाले इसमें क्या होगा कि उसको आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। उसको आइसक्रीम किसी भी तरीके से चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो कौन सा होता है? जिसमें क्या है, सुपर ईगो को आप सोशल रूल्स से समझ सकते हैं, मतलब इसमें समाज के नियम बंधे हुए होते हैं और नियम कानून की लोग क्या कहेंगे, हमें ये चीज करनी चाहिए, नैतिकता, ये सब चीजें बनी रहती है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होगा, बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो उसकी मम्मी उसको बोलेगी कि नहीं बेटा, ऐसे किसी की आइसक्रीम नहीं छीनते, और वो जो है आइसक्रीम नहीं लेगा। और ईड वाले में बताना भूल गई थी, ईड में मतलब उसको अपनी फिजिकल नीड्स रहती है, मतलब अर्जेस रहती है, तो वो उसकी आइसक्रीम छीन के भी खा सकता है, उसके लिए सही गलत नहीं है, उसको उसकी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, ठीक है। सुपर ईगो में क्या होगा कि वो देखेगा कि रूल्स रेगुलेशन क्या है, ठीक है, कि ऐसा लेना सही है कि नहीं है। अब ईगो क्या होता है? ईगो ना इन दोनों के बीच का पार्ट है, ठीक है। ये रैशनल है, ये हमारे पर्सनैलिटी को मैनेज करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ईड कम है और पार्शियली कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें फ्रायड ने क्या बोला है, सेल्फ एंड इट्स जॉब टू बैलेंस द डिमांड ऑफ ईड एंड सुपर ईगो। इसमें क्या होता है कि ईड के डिमांड को और सुपर ईगो से उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो अब इस आइसक्रीम वाले एग्जांपल से इसको समझेंगे कि इसमें मैम बीच वाले को क्या बोलते हैं? आ, बीच वाले को क्या बोलते हैं? एक तो ये ईड है एक है सुपर ईगो, ठीक है। तो थर्ड वाले को और भी समझ लो, ठीक है। तो सुपर ईगो में ईगो। ईगो में क्या होता है कि अब मेरे को, मैं खड़ी हूँ, मेरे बगल में एक बच्चा खड़ा है और उसको आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। ईड वाले ने क्या किया, आइसक्रीम छीन के खा ली। सुपर ईगो ने क्या किया कि वो समझ रहा है कि किसी और की आइसक्रीम लेना गलत है। पर ईगो क्या है, ना तो वो छीन के खाएगा, ना वो ये सोचेगा कि किसी और की आइसक्रीम लेना गलत है, वो जाएगा पैसे लेगा खरीद के खा लेगा, ठीक है। वो ईड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये होती है प्रैक्टिकल कंटेंट्स ऑफ रियलिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ईड, ईगो, सुपर ईगो, जी मैम। ठीक है। ठीक, और इसी के अंदर आता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है। तो कॉन्शियस कौन सी स्टेट होती है? कॉन्शियस वो स्टेट है, जैसे अभी हम कॉन्शियस स्टेट में है, ठीक है। मैं आपको जो बोल रही हूँ आप उसको कॉन्शियसली सुन रहे हैं, और ये सारी जो स्टेज है, मतलब जो हम पूरे जागृत अवस्था में रहते हैं, उसको बोलेंगे कॉन्शियस स्टेट, ठीक है। फिर सबकॉन्शियस स्टेट किसको बोलते हैं? सबकॉन्शियस स्टेट क्या होता है, जैसे कि हम रात को सोते हैं, जो मैंने आप लोगों को स्लीप पढ़ाई थी, तो स्लीप में मैंने बोला था कि हम जब सबसे पहले सोते हैं तो हम अल्फा स्टेट में जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों ने दिन भर क्या किया किया ये सब हमारे दिमाग में चलता है और बहुत सारे विचार आते हैं, ठीक है। तो वो वाली जो स्टेज होती है वो सबकॉन्शियस स्टेट होती है। शिट, उसमें मतलब हम जो सारी चीजें मतलब हमने दिन भर की वो सारी ब्रेन
को रिसाइड करती है, ठीक है। तो वो हो गई सबकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस में क्या होगा, जितनी भी हमारी दबी कुचली विचार है ना, वो अनकॉन्शियस में चली जाती है और फिर उसके अंदर दब के रह जाती है, ठीक है। अगर इसमें वो दिया नहीं है। आप लोगों ने ऐसा एक पिरामिड देखा है जिसमें क्या बोलते हैं, आइसबर्ग मॉडल, जिसमें सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस सबसे नीचे है, इधर सबकॉन्शियस है, फिर इधर अपकॉन्शियस है। ऐसा कुछ मॉडल देखा है? हाँ मैम, देखा है, तो अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, देखा एक था सेकंड मैम। ना, एक सेकंड में आ रही हूँ। एक सेकंड। आइसबर्ग मॉडल ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं। आप लोग को ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं आइसबर्ग मॉडल। जो हमारा कॉन्शियस स्टेट है, जो हमारे थॉट एंड परसेप्शन है, वो हो गया ऊपर वाला स्टेज। और फिर उसके बाद हो गया ये जो प्री कॉन्शियस है, इसी को सबकॉन्शियस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे मेमोरीज होते हैं, हमारे स्टोर्ड नॉलेज होते हैं, डाउट फियर्स होता है। और अनकॉन्शियस के अंदर क्या होता है, सेल्फ इमोटिव, एग्रेशन, सोशली अनएक्सपेक्टेड डिजायर्स, ठीक है। तो ये जो सबसे नीचे होता है, ये अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। अब मैं अगर आप लोग को एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, हम लोग किसी को स्कूटी चलानी आती है, सबको आती होगी, ठीक है। तो जब हम स्कूटी वगैरह चलाना सीखते हैं, सबसे शुरू में जब सीखते हैं, तो हम कितने कॉन्शियसली रहते हैं कि एकदम रोड को देखते रहते हैं, बिल्कुल मतलब इधर उधर नहीं, क्लच कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो सब चीजों को हम बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है। स्कूटी के अलावा बाइक को देखें, तो बाइक में ये चीजें मेन होती है, उसमें गियर वेयर चेंज करना स्टार्टिंग में जब रहेंगे तो वो बहुत कॉन्शियसली रहता है। फिर उसके बाद जब एकदम कंप्लीटली सीख जाते हैं, तो जब वो गियर चेंज करते हैं, ये सब चीजें होती है, उसको इतना फोकस से नहीं करना पड़ता, वो अनकॉन्शियसली हो जाता है। तो वो चीजें होती है अनकॉन्शियस में, मतलब वो चीज हमारे व्यवहार में आ जाती है, ठीक है। जैसे किसी किसी के व्यवहार में रहता है, दरवाजा खोले तो सबसे पहले चाबी को वहां रखना, तो वो चीजें उनके व्यवहार में है, वो रोज 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 करने से वो अनकॉन्शियस माइंड में आ चुकी है, ठीक है। तो ऐसा होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो सिगमंड फ्राइड ने दो चीजें बताई थी, ईड, ईगो, सुपर ईगो, और एक बताया था कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये दोनों चीजें पर्सनैलिटी को बनाती है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज बताई थी। मैम, ये हाँ, जो सबकॉन्शियस में क्या आता है मतलब? सबकॉन्शियस के अंदर आता है मेमोरीज। एक सेकेंड, ये डायग्राम तो खुला है ना, खुल के बताती हूँ। देखो, मेमोरीज आएगा, फियर्स आएगा, हमारे जो भय होते हैं वो आएंगे, स्टोर्ड नॉलेज होगा जो हम लोगों ने पढ़ा वो, और डाउट्स आएगा, ठीक है। तो देखिए, आप ना अगर सबकॉन्शियस को समझना चाहे तो मैं आपको एक अच्छे से समझा सकती हूँ। सबकॉन्शियस वो होता है जो हमारी जो चीजों को ना, अवचेतन मन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना हम लोगों ने जो भी दिन भर में किया, वो सारी चीजें स्टोर्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक चीज होती है जिसमें अगर आप, प्लीज अनम्यूट कीजिए, पहले म्यूट कीजिए, ठीक है, पीछे से आवाज आ रही है। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो चीजें सोचते हैं वो चीजें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सोचेंगे कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो वो चीजें हम सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और वो चीजें रियलिटी में चेंज होती है। अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ कुछ पढ़ा होगा, तो वो सब चीजें होती है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। और मैम कॉन्शियस, ये कॉन्शियस में ये जाएगा मतलब कि कॉन्शियस में वो चीज, अचानक। अभी जो आप हो वो कॉन्शियस वाली स्टेट है। सबकॉन्शियस आएगी। प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो कॉन्शियस, और जो पुराना है वो हम्म किया हुआ, तो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड, हम्म और जो पुराना किया हुआ है वो अनकॉन्शियस। और जो रात में ये सारी चीजों को, दिन भर का जो भी है उसको रात में जब हमारा दिमाग उसको रिसाइट करता है, तो वो आता है सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए बोला जाता है
कि रात को सोने से पहले अगर आप जितना भी पढ़ा है उसको नोट्स को रिवाइज करो या ये करो, तो वो चीज जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट हो जाती है। और जो कॉन्शियस होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसलिए अगर आपको अभी पढ़ाया और आपने उसको पढ़ा नहीं, 2-3 दिन तक रिवाइज नहीं किया, तो सब चीज भूल जाओगे। पर अगर आपने आज जो पढ़ा है उसको रात को एक बार रिवाइज कर लिया, तो वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाती है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब है, हाँ ये सिगमंड फ्राइड का ही खत्म नहीं हो रहा है। अब डेवलपमेंट थ्योरी में दूसरी है अल्फ्रेड एडलर, ठीक है। तो देखिए, ये जो थे ना, इनके दोस्त ही थे, पर इनको जो इनकी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी थी ना, वो पसंद नहीं आई। तो इन्होंने क्या किया, उसी से सिमिलर होके दूसरी थ्योरी बताई, ठीक है। तो इनका क्या कहना था एल्डर्स का, कि ड्राइव फॉर ह्यूमन बिहेवियर इज द नीड टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ इंफेरिटी। इनका कहना है कि जो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, कि हमारी इंफेरिटी को हम ओवरकम करें। इंफेरिटी किसको बोलते हैं, कि जैसे कि घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो बड़ा बच्चा रहता है ना, उससे छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब 2 भाई बहन रहते हैं तो छोटे भाई बहन को ज्यादा प्यार मिलता है और बड़े को कोई ध्यान ही नहीं देता। तो उस बड़े में क्या आता है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। और ये भी स्पेशली तब होता है जब दोनों थोड़े एक सम उम्र के रहें। अगर एक बहुत बड़ा है दूसरा छोटा है, तो वो तो समझदार हो जाएगा बड़ा वाला। पर दोनों एक जैसे ही उम्र के, कि एक 4 साल का एक 2 साल का है, तो 4 साल वाले को लगेगा कि मुझसे तो बिल्कुल प्यार ही नहीं करते मेरे घर वाले। और वो ऐसे काम करेगा कि उसको इंफीरियर ना समझा जाए, सुपीरियर समझा जाए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंफियर। तो इनका क्या कहना है एल्डर का, कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो इसी फीलिंग, इंफीरियरिटी की फीलिंग को ओवरकम करने के लिए वो होता है, ठीक है। आप लोग को इंफीरियरिटी समझ में आया? नहीं मैम। जी मैम। मैम ये एडलर ने कितने प्रकार की दी है थ्योरी? 2 प्रकार की। एल्डर ने तो एक ही दी है, अभी एक ही इंफिनिटी वाली है। फ्रायड ने 2 प्रकार की दी थी। देखिए, इसमें वही एग्जांपल दिया गया है, दोज हु आर फर्स्ट बोर्न, ठीक है, गेट्स ऑल अटेंशन एट फर्स्ट, बट देन द अटेंशन गो टू मिडल चाइल्ड, ठीक है। घर में बच्चों का एग्जाम्पल ही देखिए और समझिए, ये इंफीरियर वाला आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जो घर के पहले बच्चे होते हैं उनको तो पहले बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है, फिर उनका जब दूसरा छोटा भाई बहन आ जाता है, तो सारा ध्यान जो होता है सेकंड बच्चे पे चला जाता है, मिडिल चाइल्ड पे, ठीक है। तो पहले वाले बच्चे को क्या लगता है, कि नेग्लेक्टेड, इंफीरियर, और उसको लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो मिडिल चाइल्ड से उसका क्या होता है, कंपटीशन होता है, वो कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहता है कि मतलब उसको बीट कर सके, ठीक है। तो दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, ये बताना चाह रहे हैं इसमें। तो यंगेस्ट चाइल्ड क्या करेगा, पैम्पर करेगा और खुद को इंफीरियर, विल फील इंफीरियर, ठीक है। मतलब ये बड़ा वाला इसमें मतलब यही बताना चाह रहा है कि जो दोनों बच्चे जो है एक दूसरे को मतलब इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से बचाने के लिए अपना करते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, जैसे तारे जमीन पर मूवी देखी है। जी मैम। यस तो मैम देखिए। देखिए, उसमें जो बड़ा बच्चा रहता है वो होशियार रहता है, छोटा बच्चा जो है वो कम होशियार रहता है। तो छोटे को हमेशा दबाया जाता है कि आप कुछ नहीं करते, ये वो करके। तो सुपीरियर इसमें क्या है, छोटा वाला इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बड़े को दबाया जाता है, तो वो बड़ा वाला इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करता है और वो उस छोटे वाले से कंपटीशन फील करता है। तो ये सिर्फ भाई बहनों में नहीं होता है, ये फ्रेंड्स में भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर गली में 2 बच्चे हैं और वो एक ही क्लास में है, तो कैसे पेरेंट्स बोलते हैं, देखो मेरा बच्चा ने ज्यादा अच्छा नंबर लाया, तो उसको भी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील होगा, फिर वो उसके लिए ज्यादा पढ़ेगा कि ऐसा ना बोले करके। ये चीजें होती हैं। तो यही चीजें हैं, यही बताना चाह रहे हैं एल्डर जी, कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो हमारे, इस लाइन को ध्यान से देखेंगे, फीलिंग टू ओवरकम इंफेरिटी, ठीक है। बस इतनी ही है एल्डर थ्योरी। फिर आ गया, एल्डर थ्योरी ने ना 4 प्रकार की साइकोलॉजिकल टाइप्स बताई हैं, ठीक है। इस 4 टाइप को देखेंगे, रूलिंग टाइप, लर्निंग टाइप, अवॉइडिंग टाइप, सोशली यूजफुल टाइप। रूलिंग टाइप किसको बोलते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को पुश करते हैं अपने अंदर सुपेरिटी गेन, मतलब उनके अंदर सुपेरिटी गेन करने के लिए, ठीक है। उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो दूसरों को पुश कर सके उस वे में। जैसे कि आपने देखा होगा,
कॉलेज में ये चीज स्पेशली होती है। अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़े होंगे, हम लोग तो ऐसा करते थे कि हम जैसे 4-5 फ्रेंड सर्कल हैं, और अगर हमारे किसी फ्रेंड में मतलब कोई अच्छी बात है, तो हम उसको बार बार बोलते रहते थे, जाओ तुम ये करो, जाओ तुम ये करो। तो वो क्या होता है, ऐसे टाइप के लोग रूलिंग पर्सनैलिटी होते हैं कि वो दूसरों के अंदर की जो अच्छी चीजें है उसको निखारने की कोशिश करते हैं। फिर आती है लर्निंग टाइप। ये लोग कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, अपने अंदर एक शेल बना के रखते हैं। मतलब शेल इन द सेंस क्या होता है कि अपने आप को ना ज्यादा लोगों से मतलब बात नहीं करते। अपने अपने क्लास में ही देखिए, आप लोग की जब क्लास, कॉलेज वाली क्लास में याद कीजिए कि कैसे कुछ लोग होंगे जो एकदम सेंसिटिव टाइप के होंगे, उसको कोई किसी ने कुछ बोल दिया एकदम दुखी हो जाएंगे। वो जो है ना, ऐसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और अपनी जो, उनको क्या लगता है कि मेरी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आएगी तो कोई मुझे दूसरा आके बचाएगा, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, फोबियाज बहुत ज्यादा होता है। फोबिया मतलब किसी चीज का डर। ऑब्सेशन क्या होता है, मतलब कोई चीज करनी है वो तो करनी है। और एंजाइटी की एकदम मतलब चिंता, बहुत ज्यादा चिंता होती है, ठीक है। तो ये होते हैं लर्निंग टाइप के लोग। फिर होती है अवॉइडिंग टाइप के लोग। ऐसे लोग होते हैं जो, दिस पीपल आर पीपल हु सर्वाइव बाय अवॉइडिंग लाइफ। ये चीजों को अवॉइड करते रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल लो होता है। और ये ऐसे लोग ना बाद में साइकोटिक टाइप बन जाते हैं और लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड। मतलब साइकोटिक मतलब साइको लोग, पता है आप लोग को। जी मैम। हाँ, मेरे को तो एक सीरियल ही याद आ रहा है इसके लिए, बेहद सीरियल। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है नहीं देखा है। तो ऐसे टाइप्स जो होते हैं वो साइकोटिक होते हैं, ठीक है। मूवी याद नहीं है इसके लिए कि कैसे। फिर है यूजफुल, यूजुअली सोशली यूजफुल पीपल, ठीक है। ये हेल्दी पीपल होते हैं। इनके अंदर राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और ये दूसरों में इंटरेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की थ्योरी हो गई। अब ये चार्ल्स लॉगर की थ्योरी देखनी है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। इसका जो रूलिंग वाले जो मतलब जो रूल मतलब जो रूल में रहना पसंद करते हैं, मतलब सिस्टमेटिक रहना। ये रूलिंग का मतलब वो रूल नहीं है कि किसी के ऊपर मतलब रूल करना है। ये ऐसे हैं कि दूसरों के अंदर अच्छाई को निकालना। जैसे 2 फ्रेंड्स होते हैं, आप समझी। लोग ही दोस्त होंगे। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो सबसे अच्छी वाली दोस्त होगी वो चाहेगी कि आप अच्छा करो। तो आपके हम्म। अंदर की अच्छाई को वो पुश करती रहेगी कि करो, ये करो, आप योगा क्लासेस ले सकती हो, आप ये कर सकती हो, ये कर सकती। ऐसे तो हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई होते हैं जो हमें पुश करते हैं अच्छा करने के लिए, है ऐसे। जी मैम। जैसे हमारे साथ होता है कि मतलब नेट का एग्जाम दिया तो मतलब कभी कभी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो हमारे फ्रेंड्स है जिनका भी जेआरएफ निकल गया तो वो हमें पुश करते रहते हैं, अरे तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। तो वो ऐसे टाइप के लोग हैं जो, उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी है और वो हमारे में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम भी अच्छा कर सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रूलिंग टाइप। रूल का मतलब ये वाला रूल नहीं है कि वो हमारे ऊपर मतलब वो करें, रूल वाला रूल, ठीक है। ये डेवलपमेंट टाइप्स नहीं पढ़ेंगे आप, ये वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैम फिर, हाँ, रूलिंग हो गया, लर्निंग हो गया, अवॉइडिंग हो गया, और एक और क्या बताया आपने? एक सेकंड बताती हूँ। रूल हो गया, लर्निंग हो गया, अवॉइडिंग हो गया, सोशल यूजफुल हो गया, ओके। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है, जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग और डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है कॉग्निटिव से आप क्या समझते हैं। संज्ञान। संज्ञान, ठीक है। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञान यानी थिंकिंग लेवल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। ये मेंटल प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, अटेंशन पढ़ेंगे, लैंग्वेज का यूज पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, परसेप्शन पढ़ेंगे, किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी पढ़ेंगे, क्रिएटिव पढ़ेंगे एंड थिंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो गुण जिसमें पढ़े जाते हैं उस साइकोलॉजी के पार्ट को कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका जो हिस्सा है वो है सेंसेशन और परसेप्शन। कोई मुझे बता सकता है सेंसेशन और परसेप्शन से आप क्या समझते हैं। किसी को कुछ पता है, देख के भी पढ़ के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भी सेंसरी से संबंधित है साथ तक, जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ। थोड़ा अच्छे से बोलो, समझ नहीं आ रहा है। ये हमारे
सेंसरी से संबंधित है, जैसे कि आँख है, नाक है, कान है, संवेदी अंग से संबंधित है, ये बोलिए। देखो, सेंसेशन आपने जो बोला वो सही बात है। सेंसेशन का मतलब क्या होता है कि फिजिकल वर्ल्ड, मतलब ये जो बाहरी दुनिया है, इससे जो भी चीज हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, इसको बोलते हैं सेंसेशन। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने ग्रहण किया, अभी हमने सोचा नहीं है कि ये चीजें क्या है। ठीक है, तो सेंसेशन में हम क्या करेंगे, हमने खाना खाया, चखा, ठीक है, अभी हमने टेस्ट वेस्ट नहीं बताया, मतलब चलो टेस्ट भी सोच लिया पर ये नहीं बताया। पर परसेप्शन के अंदर चीजें क्या होती है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेन सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इंटरप्रिटेट द सेंसेशन। ठीक है, इसके अंदर इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर सपोज आप कहीं गए और आपने देखा, आप कहीं खड़े हो, ठीक है, वहां पे चार प्रकार की चीजें रखी हुई है, तो आप सोचोगे, आप उसको देख के क्या सोचोगे, अच्छा आज तो कुछ अच्छा बना है, मतलब आज कुछ अच्छा होगा। मतलब किसी चीज को देख के आप परसेप्ट कर रहे हो, मतलब आप उसको देख के आप कुछ परसेप्शन निकाल रहे हो, तो उसको बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, जैसे कि आप किसी के घर में गए और उनके घर में देखा आपने कि पूरे डाइनिंग टेबल में बहुत सारा खाना रखा है, और आप तो गलती से पहुंच गए उनके घर पे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, आपने पहले सेंस किया कि बहुत सारा खाना रखा है, अब आपने उसको, आपके ब्रेन ने सब इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया और आपने इंटरप्रिटेट किया कि शायद आज इनके घर में कुछ स्पेशल हो रहा है, इसलिए इतना सारा खाना रखा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परसेप्शन। कोई और परसेप्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं? ठंड भी लग सकती है, गर्मी, बारिश, इस टाइप से भी कुछ हमको महसूस हो सकता है स्किन ठंड, से। गर्मी, बारिश, वो तो है, पर वो परसेप्शन के अंदर नहीं आएगा, वो सेंसेशन के अंदर आएगा। ठंड, गर्मी, बारिश, ठीक है। परसेप्शन, देखो आप लोगों ने कभी सुना होगा ऐसे, मतलब लोग ताना मारते हैं, आपका तो परसेप्शन ही खराब है, सुना है ये चीज? नहीं सुना मैम, पता नहीं करा। पता नहीं, हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के में तो बहुत ऐसे ही सुना रहता था, तो पता नहीं था कि परसेप्शन क्या है, लोग ऐसे ही ताना मारते थे, मतलब ऐसे बोलते थे परसेप्शन खराब है करके। ठीक, तो मैं बताती हूँ परसेप्शन क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, उसको पॉज करती हूँ एक मिनट। जी मैम। मैम ऐसा भी हो सकता है बादल, बारिश का अपन अनुमान लगा लें। मतलब बादल को देख के बारिश का अनुमान लगाना, हाँ, वो भी परसेप्शन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने बादलों को देखे, पहले अपने सेंसेशन से बादलों को देखे, अब आपने परसेप्शन लगाया कि अच्छा आज बारिश हो सकती है, ये भी परसेप्शन होगा। ठीक है, मैम सेंसेशन में क्या आता है, मतलब अपन कुछ भी अपन अपनी इंद्रियों से जो करते हैं महसूस, उसको सेंसेशन बोलते हैं। अब परसेप्शन उसको बोलेंगे कि उसको देख लिया हम लोगों ने, अब उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मतलब उसको इंटरप्रिटेट को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। अनुमान लगाना। उसको अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? आपका क्लास में अटेंशन नहीं है बोलते हैं ना, अटेंशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ सम फिनोमिना टू एक्सक्लूशन ऑफ अदर स्टिमुलाई। ये बहुत खतरनाक डेफिनेशन लग रही है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अवेयरनेस, मतलब हमारी जो अवेयरनेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन और सम फिनोमिना, ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज पे अटेंशन। ठीक है, एक्सक्लूशन टू अदर स्टिमुलाई, इसको मैं आपको थोड़ा आसानी से समझाती हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अभी आप जब पढ़ रहे हो तो आपके अगल बगल में कितनी सारी चीजें हो रही होगी, पर आप जो है सर्टेन फिनोमिना पे अटेंड करने अपना कॉन्सेंट्रेशन को लगा रहे हो ना। अभी सबका ध्यान अपने फोन पे है, सब लिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अटेंशन। ठीक है, कभी कभी ऐसे बोलते हैं फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट। तो वो क्या होता है कि लोग सामने तो बैठे रहते हैं पर मन में कुछ और चलता रहता है, तो उनका अटेंशन कहीं और रहता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अटेंशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, एबिलिटी टू फोकस सेलेक्टिव ऑन सेलेक्टेड स्टिमुलस। ठीक है, किसी चीज एबिलिटी किस में, फोकस करने में किसी सेलेक्टिव चीज को या किसी सेलेक्टिव स्टिमुलस को, सबटेनिंग दैट फोकस। ठीक है, इसमें क्या है, दो तीन चीजें एक साथ मिली हुई है कि एबिलिटी टू फोकस सेलेक्टिव
ऑन सेलेक्टिव स्टिमुलस, ठीक है, किसी चीज पे फोकस करना सेलेक्टिव स्टिमुलस पे, और उस फोकस को सब्सटेंड करना, मतलब उस पे रुके रहना, और जब जरूरत पड़े तो उसको शिफ्ट करना, और एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, इसको बोलते हैं अटेंशन, ठीक है। देखिए इसमें 4 चीजें आ गई, किसी चीज पे फोकस करना, उस फोकस पे रुके रहना, फिर उसके बाद उस जब जरूरत पड़े तो उस फोकस को शिफ्ट कर लेना, और एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, इसको बोलते हैं अटेंशन। अब सबको समझ में आया? मैम मैम ये किसकी थ्योरी है पर? किसी की थ्योरी नहीं है, ये नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इसमें इसमें ये नहीं पूछा जाता कि अटेंशन की डेफिनेशन किसने दी थी। यही चीज मैं बोल रही हूँ ना कि साइकोलॉजी को जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो अटेंशन की 10 प्रकार की डेफिनेशन रहती है कि इस डेफिनेशन को इसने दी, इसको इसने दी, पर एग्जाम में आज तक ऐसे नहीं आया कि अटेंशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विलियम वुड्स ये है कि नहीं, ये नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। उसमें नॉर्मली थ्योरीज का पूछा जाएगा कि इस ईडिगो सुपर ईगो किसने दिया, ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो अटेंशन में क्या है, अटेंशन इज इम्पोर्टेंट टू लर्निंग एंड लर्निंग इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन पर्सन इज पेइंग अटेंशन, ठीक है। अटेंशन कब इम्पोर्टेंट है, हम जब लर्न करते हैं, हम जब पढ़ते हैं तब अटेंशन इंपॉर्टेंट है। और अटेंशन लर्निंग कब एफिशिएंट होती है, जब पर्सन किसी चीज पे अटेंशन पे करता है, मतलब किसी चीज पे ध्यान लगा के रखता है, ठीक है। तो देखिए अटेंशन के इसमें क्या है, अटेंशन के 4 गुण होते हैं, ठीक है। पहला गुण क्या है, सस्टेंड, पहले तो सबसे पहले है सेलेक्टिव, फिर सस्टेंड, फिर डिवाइडेड और अल्टरनेटिव। इसको दिया है देखिए यहाँ पे बोरन ने, ठीक है, बैरन लिखा है, बैरन, और इसके बगल में सन भी लिखने की कोशिश की थी मैंने पर वो दिख नहीं रहा है, तो बैरन समझ के रखेंगे, ठीक है। तो सेलेक्टिव क्या हो गया, अटेंशन में आपको किस चीज पे ध्यान लगाना है वो आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सस्टेंड मतलब आप निरंतर किसी चीज पे ध्यान लगा सकते हैं। डिवाइडेड मतलब आपका ध्यान एक साथ आप 2-3 चीजों पे भी ध्यान लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते करते गाना भी चालू कर लेते हैं और वो दोनों चीज पे ध्यान रखते हैं, होता है ना। हम भी थे पहले ऐसे, हम भी ऐसे ही करते थे कि गाना सुनते सुनते गाने चालू कर लिए, पूजा मैम और मैं साथ में पढ़ते थे तो गाने चालू कर लेते थे और हम लोग गणित के क्वेश्चन बनाते रहते थे, हाँ वैसे, बहुत, ठीक है। फिर अल्टरनेटिंग, ध्यान इधर से उधर भी भटकता है, पढ़ रहे हैं 2 फ्रेंड्स, फिर कहीं और की बात याद आ गई, फिर हमारा ध्यान कहाँ चला गया, फिर रीना टीना मीना ने क्या किया, होता है ना। तो अल्टरनेट भी होता रहता है फोकस, ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेटिंग मेंटल शिफ्टिंग, हम किसी भी चीज पे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। डिवाइडेड एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, एक से ज्यादा काम करने की भी क्षमता होती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, बताइए क्या क्या, सेंसेशन पढ़ा, परसेप्शन पढ़ा और अटेंशन पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मेमोरी की एक डेफिनेशन दी है किसी ने, इनका नाम है ड्रेवर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, memory is a characteristic which underline all learning, the essential features of which in reflection in narrow sense it recall and recognize, ठीक है। देखिए मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब मेमोरी एक गुण है जिसके अंदर हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, उसको हम याद कर सके और उसको रिफ्लेक्ट कर सके अपने लाइफस्टाइल में। और अगर आप नैरो सेंस में कहें तो किसी भी चीज को रिकॉल करना और रिकॉग्नाइज करना मेमोरी है, ठीक है। जैसे कि देखिए रिकॉग्नाइज किसको बोलते हैं, हम लोगों ने रिकॉग्नाइज का मतलब, आप लोग की क्लास, हमारे क्लास में 10 लोग आते हैं, सपोज मैं 1 महीने से आप लोग की क्लास ले रही हूँ, तो मैं कैसे बिना देखे आप लोग की आवाज रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, तो ये मेमोरी है कि इसकी आवाज ऐसी आती है, इसकी आवाज ऐसी आती है, तो ये हो गया रिकॉग्नाइजेशन। या फिर किसी लोगों का नाम याद कर लेना कि अच्छा ये है, और उसको देखोगे तो पहचान लेना, इसको भी रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। रिकॉल का क्या मतलब है कि किस मतलब जैसे कि देखो हम लोग के साथ बहुत बार ऐसा होता है, हमने ये सामान कहाँ रखा है ये याद नहीं आता है, तो वो तुरंत रिकॉल करने की क्षमता जो है वो मेमोरी के अंदर होती है। जैसे नेट के एग्जाम में आपके साथ होगा, आप लोगों को पढ़ा तो सब दिया जा रहा है, ठीक है, पर आप उस एग्जाम में उतने समय वो सब चीजें रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, वो आपकी मेमोरी को बताएगी, तो इसको बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। समझ में आया सबको? जी। फिर है वुडवर्थ और
मॉर्क्यू के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं ये, मेमोरी इज ए मेंटल पावर विच कंसिस्ट इन लर्निंग, रिटेनिंग, रिमेम्बरिंग व्हाट प्रीवियसली हैव बीन रन, ठीक है। मेमोरी एक मेंटल पावर है जिसके अंदर जब हम लर्न करते हैं उसको रिटेन करना, रिमेम्बर करना, जो पिछले बार पढ़ाया गया है, मतलब प्रीवियसली लर्न, मतलब अभी अभी जो पढ़ाया गया है उसको लर्न करना, रिटेन करना और रिमेम्बर करना, इसको मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन है, द पावर दैट विच वी हैव टू स्टोर अवर एक्सपीरियंस, ऐसी पावर जिसमें हम अपने जो एक्सपीरियंस है उसको स्टोर कर सके और ब्रिंग देम इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस समथिंग अब द एक्सपीरियंस हैज ऑकर्ड इज नोन एज मेमोरी, ठीक है। किसी चीज को, किसी अपने एक्सपीरियंस को याद करके रखना और जब जरूरत हो तो उसको कॉन्शियसली अपने माइंड में लाना, उस एक्सपीरियंस को, उसको बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में होती रहती है पर हम जब उसको सही समय पे चीजों को मतलब बता पाए तो उसको मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, सही समय में यूज कर पाए तो। अब मेमोरी के 3 स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, स्टेजेस ऑफ मेमोरी होगी एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, ठीक है। एनकोडिंग किसको बोलेंगे, जो चीज हमने पढ़ी अब वो हमारे दिमाग में जा रही है तो वो एनकोड हो रही है। आप लोगों ने, आप जब आईसीटी पढ़ेंगे तो ये एनकोडिंग सब आएगा आप लोग के दिमाग में, मतलब मैंने जो आप लोग को बोला वो आप अपने तरीके से अपने दिमाग में समझ रहे हैं, ठीक है। फिर स्टोरेज, उसको वहां पे स्टोर करके रखना, मतलब ब्रेन की अपनी एक जगह होगी जहाँ पे वहां पे वो स्टोर हो रहा है। और रिट्राइवल किसको बोलेंगे, जब जरूरत हो तो उसको याद आना, ठीक है। तो 3 स्टेजेस होते हैं मेमोरी के, ठीक है। अब ये होती है मेमोरी के प्रकार, इससे तो मतलब हाँ, इनकोडिंग, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, स्टोरेज और रिट्राइवल, ठीक है। अब ये वाली पार्ट पढ़ा के आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मेमोरी के टाइप्स, ठीक है। इसको सभी ध्यान से सुनिए और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत बार एग्जाम में है। मतलब मैंने अभी उस दिन पीवाईक्यूज निकाल रही थी आपके एनाटॉमी के लिए, तो ये बहुत बार मैंने देखा है इसके क्वेश्चंस बने, ठीक है। तो देखिए, पहले तो म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, पहले तो होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट टर्म किसको बोलेंगे, जो मैंने पढ़ाया आप लोगों ने सुना तो, पर अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो अगले दिन जब मैं पूछूं तो वो भूल जाओ। मतलब शॉर्ट टर्म जो होती है 3 से 5 मिनट की होती है, अभी पढ़ाया कुछ देर बाद भूल गए। अभी मैं किसी से पूछूं कि परसेप्शन क्या होता है तो लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी, लोगों को अभी पूरा याद नहीं है, ठीक है। फिर उसी प्रकार होती है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट क्या होगा, कॉन्शियस होगा, इम्प्लिसिट क्या होगा, अनकॉन्शियस होगा, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट में देखिए 2 एग्जांपल होते हैं, एपिसोडिक और सिमेंटिक, ठीक है। एपिसोडिक में क्या होगा, इवेंट दैट हैपन टू यू, इवेंट्स, आपके साथ जो इवेंट हुए हैं ना वो आपको याद आते हैं। जैसे आप लोग को मैंने यहाँ पे आकृति नाम लिख के रखा है, हम लोग के साथ कुछ इवेंट हुआ था तो हमें वो चीज हमेशा याद रहती थी। तो जैसे आप लोग के साथ भी कुछ इवेंट्स हुए होंगे आप लोग के फ्रेंड सर्कल में, कि आप लोग ऐसा कुछ खाने जाते थे या फिर कुछ भी करते थे, कोई भी इवेंट, आपने किसी रोड एक्सीडेंट को देखा, तो वो चीजें हमारे दिमाग में एकदम एपिसोड की तरह छप जाती है, तो उसको बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। और ये किसकी पार्ट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है, वो भी एक्सप्लिसिट का, ठीक है। ये समझ में आया एपिसोडिक, किसी चीज का हमारे दिमाग में एक एपिसोड की तरह मतलब छप जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। आप उसको कभी भी याद करो वो आपको मतलब एकदम से वैसे ही कि वैसे ही याद आ जाएगा, और आप उसको मतलब बहुत सारे ऐसे मजाक होते हैं हमारे लाइफ में जो हमें मतलब याद आते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ ये सब, तो हम उसको फिर से सोच के हंसने लगते हैं, होता है कि नहीं। जी मैम। मतलब स्पष्ट यादें है ना, मीन्स स्पष्ट यादें है ना, जो क्लियर हो, जो मेमोरीज पिक्चर छप स्पष्ट जाती है याद है, अपने ठीक है। दिमाग में। और ये पढ़ाई लिखाई वाला नहीं है, ये नॉर्मल इवेंट्स वाला है, ठीक है। और ये सिमेंटिक जो है ये है पढ़ाई वाला, ठीक है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, ठीक है।
बहुत बार क्या होता है, जैसे अभी मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को क्लास में पढ़ाई, ठीक है, अब एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आया, तो आपको ना जो मेरी कही हुई बातें हैं ना वही सीधे सीधे याद आएगी, तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक। जो वर्ड्स मैंने आपको बोले हैं वो चीजें एग्जाम में आएगी। पता नहीं आप लोगों के साथ ये होता है कि नहीं, मेरे साथ होता है कि मैंने कुछ पढ़ा है और जब मैं एग्जाम देती हूँ, आंखें बंद करती हूँ ना, तो मेरे को पूरा ये पेपर दिखाई देता है, और कहीं पे कुछ भूल गए तो वो पेपर धुंधला भी हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है, सिमेंटिक में। समझ में है? कौन सा सीमेंटिंग, कौन सा इसमें एक्सप्लिसिट। एक्सप्रेसिंग में सीमेंटिंग? हाँ, ठीक है, कौन? ये कॉन्शियस पार्ट है। अब देखिए इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या है? अनकॉन्शियस है। प्राइमिंग और प्रोसीड, ठीक है। तो प्राइमिंग में क्या होगा? तुक्का मारना, कि हम ऐसे ही तुक्का मारते रहते हैं और फिर हमारे तुक्के भी सही लग जाते हैं एग्जाम में। मतलब ये चीज ना यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार होगा आप लोग के साथ। कुछ क्वेश्चन ना आप लोग को पढ़ा पढ़ा तो लगेगा, पर ऐसा लगेगा कि ये सही है, नहीं है, सही नहीं है। पर जो चीज हमें पहली बार देख के लगता है ना ये सही होती है, वो सही होती है, क्योंकि वो चीज हमें, मतलब हमें तुरंत तो याद नहीं आती रहती है, पर हमारे ब्रेन को पता होता है ये सही है करके। तो ये चीज होती है इम्प्लिसिट, ठीक है। और फिर है ये पता नहीं इसका क्या लिखा है, प्रोसीड। एक सेकेंड, एक बार ना इस टेबल को इसमें देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी में रहता मैम तो बहुत अच्छा लगता। आपके पास तो बुक है ना? मैम वो शिक्षण विद्या की वो चल रही है। देख लीजिए, पता नहीं जिसमें भी मैटर मिल जाएगी टाइप। शिक्षण विद्या की उसमें देखना पड़ेगा मैम मेरी। पता नहीं ये टाइप भी नहीं हो रहा है मुझसे, क्यों? ठीक है, मैं कल इसको एक बार और बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अभी मुझसे वो हो नहीं रहा। तो कल हम लोग मेमोरी फिर से पढ़ लेंगे एक बार और फिर उसके बाद आज के लिए तो इतना ही। एक मिनट।